हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखा था, जो कि जिसमें हमने ध्येय का पूरा सेट कंप्लीट कर दिया था। लेकिन अब हमारे पास समय कम है, हमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी ये है कि हम सभी योजनाओं को और वो मूलभूत चीज़ें जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम पहले प्रैक्टिस कर लें। वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम क्या करते हैं, जी एस वर्ल्ड के सेट लगाते हैं, सेट सॉल्व करते हैं। आज रात से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 12 बजे से, रात में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कोशिश करेंगे हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। इसमें हमारी रणनीति क्या होगी सॉल्व करने की, और रात में हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, दिन में आप पूरा अपना जितना एफर्ट लगा सकते हैं अपना रिवीजन पे, अपने अन्य सेक्टर पे कीजिए, मुझे उसमें से समय बिल्कुल नहीं चाहिए। अब रात में बस ये समय यूज कीजिए रिवीजन के लिए। मैं इसमें कैसे इसको रिवाइज करूँगा बताइए। देखिए, इसको मैं रिवीजन करूँगा, मान लीजिए कहीं एक योजना आया, तो गवर्नमेंट की वो सारी योजनाएं जिसको गवर्नमेंट होर्डिंग लगा लगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लगा के प्रचार कर रही है, उन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उन सभी योजनाओं को मूलभूत चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। एक योजना आएगी, 5 योजना डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल कहीं पूछे गए, उससे संबंधित सारे आर्टिकल रिवीजन करेंगे। ऐसे हम करेंगे, ये हमारी रणनीति रहेगी रिवीजन की। और आप प्रयास कीजिएगा, उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि वो सारे सेशन लाइव होंगे। और हिंदी में हम क्या करते हैं, हिंदी का छोटा सा सिलेबस है। इसके देखिए, विलोम शब्द तो हम पूरे को पूरे विलोम शब्द नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें हम कर सकते हैं, लिमिटेड हैं, उनको हम कर लेते हैं। जैसे कि हो गया, अब देखेंगे वर्ड, वो वर्ड में हम लोग बात करते हैं व्यंजन में, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी को हम डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारे अंदर है, हम मतलब हमारे बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, इसको गेन कर सकते हैं इसमें नंबर। तो हम इन सेक्शन को जल्दी से एक छोटे से वीडियो, मतलब 1-2 पार्ट में आएगा वीडियो, हम उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि इनमें से हमारा नंबर ना छूटे। अगर आप 60 में से 55 कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया नंबर है ये, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये भी कहीं जीएस से कम नहीं है, उतने ही नंबर ये भी देंगे। हम इसमें क्यों ना गेन करें। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम 60 में 60 गेन करें, तभी सक्सेस होंगे। नहीं तो मेंस हमारे लिए बस की बात नहीं है, हम लोग नहीं लिख पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि 60 में से 55 सही करना। ये टारगेट बना के चलिए, 55 नहीं 60 में 60 लेने का टारगेट करिए, क्योंकि इसमें तो नंबर कटने वाले नहीं है। मान लीजिए मैथमेटिक्स है, सॉल्व करते समय कहीं एक आध पॉइंट मिस हो गया तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, जो कि उत्तर गलत दिया भी रहता है उस तरह के। अगर आप थोड़ा सा कहीं मिस करते हैं तो उस तरह का उत्तर जो आएगा आपका, उत्तर ऑप्शन में मिलता है। हम इसमें हिंदी में लेकिन अगर सही लगा लेते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाते हैं, इसमें गलत होने के कोई चांस नहीं होते। तो आप हिंदी में, हमारा टारगेट है 60 में 60, लेकिन 55 हमने रखा है टारगेट। 60 में 60 कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। तो चलिए हम आज का सेट देखते हैं। हमारा कुछ इस तरीके का सिलेबस है, 10 पार्टों में डिवाइड है। यहाँ पे हम देखेंगे तत्सम तद्भव, वर्णमाला देखेंगे, संधि देखेंगे, अनेकार्थी शब्द, विलोम, परिवाची। देखिए, अनेकार्थी शब्द तो हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मूल महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। विलोम शब्द बहुत सारे हैं, उनको हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे। हम इनको प्रैक्टिस के माध्यम से विलोम शब्द को सबको प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए कि ऑप्शन 4 रहेंगे, चारों के विलोम हम देख लेंगे, सबके विलोम 2-2, 3-3 सब देख लेंगे। तो ऐसे हम बहुत सारे विलोम प्रैक्टिस में कर लेंगे। अब यहाँ पे परिवाची शब्द, परिवाची भी हम स्पेशली बैठ के डिस्कस करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। इसको भी हम प्रैक्टिस सीरीज में इन्वॉल्व करेंगे। इसको भी हम प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से बहुत सारे परिवाची शब्द सीखेंगे। और शुद्ध वाक्य, यहाँ पे वाक्य और शुद्ध वर्तनी, जैसे कि हम मात्रा में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं लोग, लिखने में पढ़ने में भी बहुत सारी जगह लिखा रहता है। जैसे कि आप कहीं कहीं देखेंगे श्रृंगार, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, जो कि गलत है। श्रृंगार होता है, श्रृंगार नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रैक्टिस के माध्यम से होगा। हम बैठ के एक वीडियो में चाहे देख ले एक दिन में, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे क्या पूछा जाएगा ये हमें नहीं पता है। उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि हम क्या पूछा जाएगा। अब विशेष और विशेषण, बताइए इसको कैसे हम करेंगे। विशेष और विशेषण हमने प्रैक्टिस किया था, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से। रस, छंद, अलंकार, इनको भी हम जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें याद होंगे। वैसे हम भी सोच लिए एक वीडियो में देख लें तो नहीं याद होने वाले हैं। आप देखेंगे फिर अगले 2 घंटे के बाद पता चला सब गायब हो गए, नहीं होगा। हम इनको भी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। समास और समास विग्रह, इनको भी हम प्रैक्टिस के माध्यम से, तो हम क्या कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से यहाँ तत्सम और तद्भव को थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। वर्णमाला को देख सकते हैं, संधि को क्या कर सकते हैं, संधि भी देख सकते हैं, लेकिन इसको भी प्रैक्टिस ही करना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य वीडियो में ये है कि हम तत्सम और तद्भव और वर्णमाला को जल्दी से अच्छे से समझ लें, और ज़रूरत पड़ी तो अन्य को भी समझेंगे। लेकिन पहले दो ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी अच्छे खासे पूछे जाते हैं, और इन्हीं को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, इनको ये मिस ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। याद कैसे करेंगे इनको। याद करने के लिए पहले तो आपको ये चीज़ पता होगा, जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत से मूल रूप से निकले हुए हैं, संस्कृत के वास्तविक शब्द हैं, जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, उनको तत्सम कहते हैं। और जो उनसे परिवर्तित होकर के आज बन गए हैं, उनको कहते हैं तद्भव कहते हैं। ये चीज़ भलीभूत आप समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया से जानते होंगे इसके बारे में। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे हम कौन सा तत्सम है। देखिए, तत्सम शब्द के लिए हम कुछ ट्रिक निकाल लेते हैं। जैसे कि 6 शब्द जहाँ भी आएगा,
क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी 6 शब्द का यूज होगा, तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे हम, 6 वर्ड का उपयोग किया गया हो तो वो तत्सम है। लेकिन 6 जैसे ही हम परिवर्तित करते हैं किसमें, तद्भव में, ये किसमें बदल देता है, ख और छ में। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो इधर लिखिए तत्सम, तत्सम, तत्सम लिख लीजिए, और इधर तद्भव लिख दीजिए, और दोनों में एक सीक्वेंस के लिए इधर 6 लिख दीजिए सीधे, इधर लीजिए ख और ये वाला 6, ऐसे लिख लेंगे तो आपको आसानी से रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। अब अगला हम देखते हैं इसमें कि कैसे हम करेंगे। अगला हम श्रय, यहाँ पे सौ देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला सौ। तो अगर ये शब्द सौ यूज है स्र, या फिर ये शब्द, ये क्या है, तद्भव है, ये क्या है, तत्सम है। फिर अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करें, कहीं ये स मिले आपको, ये स, ये वाला स, तो क्या होगा, ये भी तत्सम होगा, और ये स्र, ये भी तत्सम है। लेकिन जैसे ही आपको ये स मिलता है कहीं भी, आप मान के चलिए कि वो तद्भव है। फिर यहाँ पे देखिए आगे दे दिया हुआ है यहाँ पे स बड़ा वाला, और फिर ये वाला स, अगर ये स है तो तत्सम है, तद्भव है, और ये स है तत्सम है। सेम एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करके लिखा हुआ है इसमें। फिर यहाँ देखिए स, ये सब स यूज हुआ कहीं भी, तो हम इसको क्या मानेंगे बताइए, ये सब कहीं भी यूज होता है तो वो तत्सम है, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, तत्सम ही होगा अगर ये स कहीं यूज होता है तो। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो री की मात्रा कहीं भी यूज होती है, ऋषि वाला, अगर इसकी मात्रा कहीं भी यूज होती है तो क्या मानेंगे, उसको तत्सम मानेंगे, वो होगा। लेकिन जैसे ही इसकी जगह इसको परिवर्तित करके किस में किया जाता है, ये वाले तौ में, ये जहाँ भी ऋषि रहेगा ये परिवर्तित होगा तो तौ में आ जाता है। तो हम एक संधि विच्छेद जब पढ़ेंगे तो संधि विच्छेद भी है, तो संधि विच्छेद में ये चीज़ें आती हैं। आप यहाँ पे देखे होंगे संधि विच्छेद दिया था, संधि दिया है ना, तो संधि विच्छेद भी इसमें आता है, तो संधि विच्छेद में आपको मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको बताइए, जब ये वाला ऋषि हो तो ये तौ में बदल जाता है, तो आप आसानी से देख सकते हैं शब्द कहीं दिया रहे और वो जब संधि विच्छेद हो रहा हो तो ये ऋषि तौ में बदल गया हो, तो मतलब वही वाला आपका आंसर सही है। आप एक जगह पढ़िए, उसको 10 तरीके से यूटिलाइज करने का सीखिए, यही है सही स्ट्रेटेजी पढ़ने की, हम यही करेंगे। अब रॉ कहीं पे कहीं यूज़ किया गया रॉ, तो क्या है, रॉ कहीं यूज हुआ तो वो तत्सम है, इस तरीके से रॉ यूज़ किया गया है। फिर वो कहीं उपयोग किया गया है तो वो क्या है, तत्सम है। लेकिन जैसे ब उपयोग कर दिया गया तो वो क्या है, तद्भव है। इतनी सी बातें थी। और कुछ और चीज़ें इसमें अगर आप सीखना चाहें तो वो कौन सी बातें बताइए, वो है कि अगर कहीं भी शब्द आधा लिखा हुआ है, जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है 100, आधा 100 फिर पूरा 100, तो ये क्या है, तत्सम है। ठीक, समझ में आ गया। अगर कहीं ऐसे मान लीजिए ये वाली बिंदी की ओर लगाई गई हो, वो क्या है, तत्सम है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा लग गया तो क्या हो गया, तद्भव हो गया। इतनी सी बात है, आपको समझ में उम्मीद है कि आ गई होगी। आधा शब्द तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो और यो जब किस में परिवर्तित होता है, यो कहीं यूज हुआ है तो वो जो में परिवर्तित हो जाता है तद्भव बनते समय। यो कहीं शब्द लिखा गया है तो वो जो बन जाता है, क्या बन जाता है, जो। यो कहीं यूज हुआ तो तत्सम है, और जो कहीं यूज हुआ तो तद्भव है। ये बात आप याद रखिएगा, यो का क्या है, तत्सम है, और जो तद्भव है। आपको समझ में ये सब आ गई होंगी। चलिए हम आगे अब देखते हैं अगला पार्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिए हुए थे, जैसे कि झ से किया हुआ झटिति, झटिति दिया होता है, झट, झट से करके आ जाओ, सुने होंगे आप, झट से करके आ जाओ, वो क्या है बताइए, वो है यहाँ पे झटती। झटती क्या है, ये तत्सम शब्द है, लेकिन झट शब्द है जो, वो क्या है, तद्भव है। अब अगर देखें हम यहाँ पे झरन, झरन शब्द जो है वो तत्सम है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब, लेकिन झरन शब्द क्या है, वो तत्सम है। झरना शब्द जो है वो तद्भव है, ये चीज़ आपको समझ में गई। झामक, झामक क्या है, ये तत्सम शब्द है, झामक। लेकिन झावा, आप झावा देखे होंगे, जो मान लीजिए ईंट आप देखे हैं, आप लोगों ने ईंट देखा होगा, या फिर ग्रेनाइट की चट्टान देखी होगी। ग्रेनाइट की जो चट्टानें कहीं कहीं ज़मीन से मिलती है तो बहुत काली हो चुकी है, बहुत टाइट रहती है, उसको कितना भी पटक लो फूटती नहीं है वो, उसको झावा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। झामक जो है वो तत्सम शब्द है, झावा जो है वो तद्भव शब्द है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। झ से ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस हैं, हम सभी नहीं कर सकते हैं, हम उनमें से छांट करके कुछ लाए हैं। जैसे कि झ का यहाँ पे देखते हैं वही शब्द दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, स्र और लौ से शुरू होने वाले शब्द, इनको कैसे हम करेंगे। अब मान लीजिए श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, श्रद्धा एक तत्सम शब्द है, किसी लड़की का नाम नहीं है श्रद्धा, वो वाला श्रद्धा है कि आप श्रद्धा से जो दे सकते हैं दे दीजिए। पंडित जी जो लोग कहते हैं साध है, साध क्या है बताइए, साध एक तद्भव शब्द है। श्रावण, अब श्रावण, श्रावण काल में सुने होंगे श्रावण काल, अब उसको कहते हैं हम सावन। अब ये दोनों समझ में पा रहे हैं, सावन जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है, परिवर्तित हो गया श्रवण काल। श्रवण काल क्या है, वो तद्भव तत्सम शब्द है, और सावन तद्भव है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ देखिए श्रृंगार, दोनों में डिफरेंट है। हमने बताया था ना कि हमारे में है वर्तनी,
वर्तनी शब्द है, हमें चुनना है उसको सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। यहाँ देखिए श्रृंगार सही लिखा हुआ है, श्रृंगार हमेशा हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ मात्रा नहीं लगेगा, केवल यहाँ रहेगा, ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ के हटा दिए, श्रृंगार में ऐसे रहेगा श्रृंगार, ये सही शब्द है। यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ गलत हमने शब्द भी ले लिए जानबूझ के, ताकि आप सुधार सके उस चीज़ को। श्रृंगार जो है ये गलत है, यहाँ श्रृंगार जो अगर कहीं लिखा हुआ है श्रृंगार इस तरीके से, ये तद्भव है, और ये ऐसे कहीं लिखा हुआ तो ये तत्सम है, मतलब ये वाला आप इसको समझिए, ये सही है, इसको समझिए। अगर कहीं ऐसे श्रृंगार लिखा हुआ तो वो तत्सम है, और श्रृंगार ऐसे कहीं लिखा हुआ तद्भव है। चलिए वो मुझे आपको समझ में आ गया। ज्येष्ठ, ज्येष्ठी, श्रेष्ठी हो है, ज्येष्ठी में पढ़ रहा हूँ, श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी शब्द कहीं लिखा हो तो क्या है बताइए, श्रेष्ठी शब्द कहीं लिखा है तो तत्सम है, लेकिन सेठ शब्द कहीं लिखा हो वो क्या है, तद्भव है, सेठ जी, वो जो शब्द है ना वो तद्भव है, तत्सम नहीं है, वो श्रेष्ठी है, मतलब जो उच्च हो उसको कहते हैं श्रेष्ठी। और जो इस समय हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं सेठ जी, सबसे उच्च जो है, जो मतलब कारीगरों को पैसे उसे पे करता है उसको सेठ जी कहते हैं एक तरह से। अब देखिए टॉ, डॉ और तौ से शुरू होने वाले शब्द जो तत्सम तद्भव शब्द हैं, टॉ, डॉ और तौ से शुरू होने वाले उनको कहते हैं टंकसाल। टंकशाला, टंकशाला जो है क्या है बताइए, टंकशाला हमने बताया था जब बिंदी हो ऊपर वो तत्सम होती है, और जब बिंदी न रहे तो क्या होगा बताइए, तो वो बिंदी यहाँ पे जैसे चंद्रमा बदल जाए तो क्या होता है, तद्भव हो जाता है। यहाँ टंकशाला दिया हुआ है, हमारा हो जाएगा टकसाल। टकसाल आप सुने होंगे, टकसाल जो है वो बोलचाल की तद्भव भाषा है, लेकिन टंकशाला जो है वो तत्सम है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, तड़ांग, तड़ांग जो है याद रखिएगा, ये सब तालाब वालाब के बारे में बहुत लिखा जाता है, तड़ांग जो है वो तत्सम है, तत्सम शब्द है, लेकिन जैसे तालाब की बात करेंगे बौ, याद आ रहा है कुछ आपको, हमने क्या बताया था, जब वो रहे तो क्या है तत्सम शब्द है, लेकिन जैसे ये बौ बन जाए तो क्या हो जाए, तद्भव हो जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तदा, तदा क्या है, तत्सम शब्द है। अब तब, फिर यहाँ बौ आ गया। इस तरीके से आप स्मार्ट तरीके से एलिमिनेट करिएगा, जब इस स्मार्ट तरीके से एलिमिनेट करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तपस्वी, यहाँ पे देखिए तपस्वी लिखा हुआ है, हमने बताया जब वो रहे तो क्या है, तत्सम शब्द है, यहाँ वो है, आप समझ पा रहे हैं, शानदार एकदम बढ़िया से, ये तत्सम शब्द है। हमने बताया था जब ये वाला स्वर है, इस तरीके से स्वर है तो क्या है बताइए, वो तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है जब ये स्वर है तो, लेकिन जैसे ही ये वाला स्वर आ जाए तो क्या होगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। या फिर ये स्वर आ जाए तो क्या होगा वो बताइए, ये वाला स्वर आ जाए तो ये भी तत्सम है, लेकिन जैसे ही हम ये शब्द कहीं देखते हैं तो वो तद्भव हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सब प्रैक्टिस थे, कुछ और प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर लिए, यही प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, इसको छोड़िए। अब इसको देखिए, अब नौ से शुरू होने वाले कुछ तत्सम और तद्भव। अब यहाँ देखिए नकुल, नकुल क्या होता है, अब ये नकुल पता नहीं कैसे नेवला हो गया है, नेवला जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है, और नकुल जो है वो तत्सम शब्द है। अब कुछ और यहाँ पे देख लीजिए, कुछ और जैसे कि दिया हुआ है, और कौन सा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, नक्षत्र पूछ बताइए, नक्षत्र यहाँ पे देख लीजिए, नक्षत्र दिया हुआ है। अब ये सब नखल हो गया है, दिख रहे हैं, हमने बताया था जब छ, आप लोगों को हमने उस समय बताया था जब छ जो कहीं लिखा हो ये किस में बदल जाए, ख में, या फिर ये वाले छ में, तो क्या कहेंगे वो, अगर ऐसे कहीं लिखा हो ख और छ तो क्या हो गया हमारा, तद्भव शब्द हो गया, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा हो वो तत्सम शब्द है। अब ईमानदारी से यहाँ खुद बताइए, नक्षत्र में कौन सा छ है, ये वाला स्वन है, ये क्या होना चाहिए, तत्सम शब्द होना चाहिए। और नखल में, नखल में क्या है, ख ये वाला है ना, तो क्या है ये ये तद्भव शब्द है, बड़े धूमधाम से आप समझ पा रहे होंगे। अब नखर, हड़, हड़, नखर हड़, ये क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं ऐसे ये सही हो जाता है, बस ये लॉजिकली कहीं कहीं सही भी हो जाता है, कहीं कहीं गलत भी हो जाता है हमारा। तो अब यहाँ देखिए नखर हरड़, नख हरड़, नख हरड़ मतलब क्या था, नहाना, अब ये पता नहीं क्या है नहाना, ये ऐसे शब्द पूछे जाने की संभावना भी कम रहेगी, ठीक ना, इसको आप कंफ्यूज मत होइए। अब यहाँ पे देखिए नग्र, नग्र क्या होगा, नंगा, नग्र जो मैंने बताया था कि आधा शब्द कहीं यूज़ किया गया है, पूरा शब्द नहीं, आधे शब्द कहीं यूज़ किए जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम, आधे शब्द यूज़ करेंगे तो तत्सम है, अगर पूरे शब्द यूज़ किए जाते हैं कहीं भी तो वो क्या होगा, तद्भव। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नग्र लिखा हुआ है तो क्या है, तत्सम है, और नंगा, नंगा शब्द ये तद्भव शब्द है, भले ही से इसमें बिंदी लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, नंगा, ये शब्द क्या है अपने आप में तद्भव शब्द है, भले ही से बिंदी लगा हुआ है। ये बिंदी वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम करे ये जरूरी नहीं है, हम इसीलिए प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम वो चीज़ शब्दों को पहचान पाएँ। ये केवल एक तरह से ज़बरदस्ती कहें ना तो पहचानने की एक ट्रिक बना दी गई है कि आप इस तरीके से पहचान लिए, लेकिन हर जगह वो सूट नहीं करता है। तो आप प्रैक्टिस जितना करेंगे ज़्यादा शब्द आपको याद होंगे। जैसे कि नग्र दिया हुआ है ये तत्सम शब्द है, और नंगा जो है ये तद्भव शब्द है, नंगा पुंगा आदमी, हम ये बोलचाल की भाषाएं वो तद्भव शब्द होती हैं।
अब कुछ और यहाँ पे देखते हैं, नपत्रित, नपत्रि मतलब नाती, नपत्रित शब्द है, यहाँ आधा पौ है तो क्या हो गया ये तत्सम, और नाती यहाँ पूरा शब्द सब कुछ सही है, ये तद्भव शब्द है। चलिए अन्य चीज़ें देखते हैं, वर्णमाला थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, वर्णमाला में क्या चीज़ है। अब हिंदी की वर्णमाला है, और वर्णमाला को आप जानते हैं क्या कहते हैं इसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहली बात तो आप वर्णमाला को जानते ही होंगे, मानते हैं कि नहीं, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ड है, और इसको अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे कि रंग, वर्ण, अक्षर, तो हम ये चीज़ें इसको बोलते हैं अनेकार्थी कहते हैं, और सबसे छोटी इकाई है, अनेकार्थी शब्द भी है ये। वर्ण के प्रकार की बात कर लीजिए तो कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर स्वर की बात कर लीजिए तो स्वर कितने होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश में देखते हैं A E I O U, वो स्वर हो गए, वैसे हिंदी में भी होते हैं, जिनको मात्रा के लिए उपयोग करके हम शब्दों को बोला जाता है, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अगर आप कहीं भी ऋषि का जोड़ लेते हैं, ऋषि को, तो स्वरों में ऋषि को जोड़ लेते हैं तो 11 हो जाएंगे, अगर इसको ऋषि को घटा देते हैं तो 10 हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग जोड़ लेते हैं, जैसे कहीं कहीं सब मतलब क्वेश्चंस में आंसर के विकल्प में देखेंगे तो जोड़ा हुआ रहता है, और कहीं नहीं जोड़ा हुआ रहता है। अगर जहाँ जोड़ के पूछा जाएगा तो दोनों एक साथ तो नहीं पूछे जाएंगे, ये मान के चलिए, अगर दोनों एक साथ पूछे जाते हैं तो हमारा 11 माना लगाएंगे हम, क्योंकि जोड़ लेंगे हम। लेकिन अगर एक साथ पूछे नहीं जाते हैं, वैसे ज़्यादातर 10 दिया जाएगा या 11 दिया जाएगा आपको, तो दोनों अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा वाला दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए व्यंजन, तो व्यंजन कौन से होंगे बताइए, व्यंजन होते हैं टोटल, आप टोटल शब्द कितने, ये 54 होते हैं। अब इसमें से 33 11 घटा देंगे कितने बचेंगे, 33 ही तो बचेंगे, ये 33 हो गए व्यंजन। अब यहाँ से अयोगवाह, अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 होते हैं। अभी हम इसके बारे में अयोगवाह के बारे में बढ़िया से समझेंगे। आप यहाँ देखिए, अब देखिए स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर किसको कहते हैं, जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से होता है, किसी की सहायता से नहीं होता है। अ आ ई, ये क्या है, स्वर है, जिनका उच्चारण हम इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती इनको। फिर यहाँ पे आप देखेंगे हस्व स्वर, हस्व स्वर या लघु स्वर, आप लघु स्वर याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, हस्व स्वर नहीं याद होगा आपको, तो लघु स्वर याद रखिए, ज़्यादा काम चल जाएगा आपसे। जिनके उच्चारण के बेहद कम समय लगते हैं, इनके उच्चारण में, जैसे कि लघु स्वर, अब नाम से समझ पा रहे हो, लघु स्वर वो स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगते हैं लघु स्वर में। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि लघु स्वर उनके उच्चारण में हम कम समय लगते हैं, जिसके नाम से ही पता चल रहा है लघु स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जैसे कि इसमें हो गया अ ई उ री, ये क्या है, अब अ बोल रहे हैं तो कम समय में बोल गए, ई उ री ये क्या है, ये लघु स्वर के एग्जाम्पल हैं, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं। अब हम यहाँ पे देख लें दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं, दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं, तो दीर्घ स्वर आपका क्या कहेंगे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ ई आ, आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये टोटल 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अभी हम इनके बारे में आगे देखेंगे, शायद इसमें मिसिंग हो गया ऐड करना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखिए, मैं बता दे रहा हूँ दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के आप कैसे करेंगे, चलो भाई हट जाओ, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में देखें हम, तो हो गया आ, इसमें नहीं दिया, हम पीडीएफ में आपको ऐड करके प्रोवाइड करा देंगे, ई, फिर हो गया ओ हो गया, ए हो गया, ये सब कौन से हैं जिनकी मतलब आप प्रोनाउंसिएट इनको करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, उसको दीर्घ स्वर करते हैं। फिर प्लुत प्लुत स्वर, स्वर वो स्वर स्वर होते हैं प्लुत व स्वर, जिनके अब मान लीजिए दीर्घ स्वर के आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब इसको उच्चारण कर रहे हैं दीर्घ स्वर को, तो बहुत लंबा समझिए सर, जैसे ओम, ओम को जब एग्जाम्पल करेंगे, अब इसको एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इसको ज़्यादा समय लगता है। अब यहाँ पे जो ओम लिखा हुआ है रियस के रूप में, ये क्या है, ये प्लुत स्वर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओम, ये प्लुत स्वर को एग्जाम रिप्रेजेंट करता है। ये इसको इसके जब आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो लंबे समय लग जाते हैं इनको व्याख्या करने में, व्याख्या नहीं प्रोनाउंसिएट करने में लंबा समय लग जाता है, तो इसको यस के रूप में दिखाया गया रहता है। आपसे पहले पूछा जाएगा इनमें से कौन प्लुत स्वर है, तो आप वो यस के रूप में दिया गया रहेगा, आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, कि जहाँ भी यस से शब्द यस लिखा रहेगा, शब्दों में लिखा गया यस, तो उससे आप पहचान पाएंगे। ओम आप जब देखेंगे तो उसमें भी यस लिखा रहता है, क्योंकि ओम ये इसको बोलने में बहुत समय लग जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्लुत स्वर। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अब व्यंजन देख लेते हैं, स्वर तो हमने देख लिया, व्यंजन अब यहाँ देख लेते हैं। व्यंजन देखिए कितने थे, हमने बताया था अभी आपको, व्यंजन बताइए 33 थे, 33। और फिर मैं इसमें अगर व्यंजन में बात करूँ तो व्यंजन के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जो अभी हमने देखा था 11 कहिए या 10 कहिए, उनको इनके व्यंजनों के जब उच्चारण इनका करते हैं तो हम स्वरों की सहायता लेते हैं। इनके 5 प्रकार के होते हैं व्यंजन, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एक स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है, फिर उष्ण व्यंजन होता है, फिर द्विगुण व्यंजन होता है, और संयुक्ताक्षर व्यंजन होता है।
अब इसमें से अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा इसमें से है संघर्षी व्यंजन, तो बताइए। जो उष्ण व्यंजन है इसको संघर्षी व्यंजन के रूप में भी जानते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम एक एक डिटेल देख लेते हैं। देखिए, स्पर्शी व्यंजन की बात करें अगर, तो मान लीजिए जब स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो जो वर्ड या फिर जो मतलब जो कहना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्राण वायु, जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसको कहिए। तो जो वायु हमारे मुख से निकलती है और कंठ, तालु और मूर्धा, दंत, ओष्ठ को मतलब इससे टच होती हुई निकलती है, उसको क्या कहते हैं हम? स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, चौ वर्ग, टौ वर्ग, तौ वर्ग और पौ वर्ग। इतने वर्ग होते हैं इसके, 5 वर्ग। हम इस सब सीरीज में देखेंगे कि कुछ दीर्घ स्वर्ग, इन सबको भी हम समझते चलेंगे यहाँ पे। तो पहले आप यहाँ समझिए कि स्पर्शी व्यंजन के 5 उपवर्ग होते हैं। और इनमें हम देखेंगे तो कंठ के द्वारा जो बोले जाते हैं, कंठ की सहायता से जो बोलते हैं हम उनको क्या कहते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? कंठ की सहायता से। क से शुरू हो रहा है, कंठ है, क और कंठ है। तो आप इसे एलिमिनेट कर पाइएगा। कंठ इसमें तो बहुत बढ़िया से कर लीजिए। कंठ, क, ख, ग, घ, अंग क्या है? कंठ के द्वारा उच्चारित किया जाता है इसका। फिर हम चौ वर्ग में बात करें, चौ मतलब तालु वर्ग से। तालु, आप मान लीजिए इतनी बड़ी जीभ है आपका, तो जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा उसको तालु कहते हैं। तो तालु से जो उच्चारण होता है जिसका, उसको चौ, छ, ज, झ, इया। क के बाद हमेशा आता है तो। तो जब कोई भी किसी बच्चे को सिखाते हैं क, तो फिर क्या होता है? उसके तालु ग्रोथ करने, दांत ग्रोथ करने लगता है, फिर तालु में दर्द होने लगता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चौ, चौ, छ, ज, झ, इया क्या है? तालु वर्ग है। तालु वर्ग के अंतर्गत आता है। इसको रट लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे तो ये, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाता है ना तो सारे शब्द एक ही जैसे लगने लगते हैं। अब यूट्यूब पे चाहे कहीं भी देखेंगे तो ये बताया जाता है कि आप बोल के देखिए। भाई एग्जाम में बैठने के बाद ना बोलने पे सारे शब्द एक ही जैसे निकलते हैं मुँह से। अब बहुत मुश्किल हो जाता है छाँटना, मतलब हाथ पाँव फूलने लगते हैं एग्जाम में बैठ करके। तो मैं वो चीज़ें आपको नहीं बताने वाला हूँ कि आप बैठ करके मैं बताऊँ, देखिए क बोल रहा हूँ तो मेरे कंठ से निकल रहा है, छ बोल रहा हूँ तो ये निकल रहा है। अब एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है कि कुछ नहीं समझ में आता, सारे शब्द एक ही जैसे महसूस होते हैं। तो चौ, छ, ज, झ, इयाँ याद रखिएगा, रट लीजिएगा। अब 10 बार इसको लिख लेंगे, रट लेंगे तो याद हो जाएगा। चौ, छ, ज, झ, इयाँ तालु से निकलने वाले शब्द हैं। आप इनको लिखने का एक तरीका अपनाइए, वही ज़्यादा बढ़िया है। या फिर अभी काम कर सकते, जैसे हम लोग जब रीजनिंग का क्वेश्चन लगाते हैं तो आप लोगों ने से ज़्यादा लोग ABCD का नंबर नहीं याद रहता है। ABCD का अब क्या करते हैं, जाते ही क्या करते हैं, सबसे पहले ABCD लिख के नंबर लिंक डाल देते हैं। जैसे कि अभी मेरा एग्जाम था, मैंने देखा वहाँ पे लैपटॉप के जस्ट बगल में क्या किया गया था, ABCD लिख के नंबरिंग किसी ने पहले से लिख के रखा था। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा वहीं से काम चल गया। जबकि 1-2 क्वेश्चन मैंने कर भी लिया उसकी सहायता से। आप ऐसे भी इन सबका कहते हैं 5 वर्ग का लिख सकते हैं याद करके। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग क्या होगा? कंठ के द्वारा। च, छ, ज, झ, इयाँ तालु के द्वारा। ट, ठ, ड, ढ, अड़ और इसको मूर्धा के द्वारा। फिर हम है त, थ, द, ध, इयाँ नौ, त, थ, द, ध, नौ दंत के द्वारा। और प, फ, ब, भ, म ये क्या? होस्ट के द्वारा, मतलब जो ओठों से निकले उसको कहते हैं। इसमें आपको याद करने की क्या जरूरत है बताइए? क्या चीज़ यहाँ याद कर सकते हैं हम? रटने वाली तो सभी हैं, सबको रटना ही पड़ेगा। लेकिन याद जो कर सकते हैं हम यहाँ पे पंच माच्छर, पंचाक्षर यहाँ पे नासिका के द्वारा होता है, नाक के द्वारा। पंचमाक्षर जो होता है ये नाक के द्वारा निकाले जाते हैं। इनको हम नाक से ही बोलते हैं। जैसे कि डॉ, अ, ड़, नौ, मौ, ये नाक बंद कर लेंगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, क्योंकि नाक के द्वारा निकालते हैं। नासिका से निकलने वाले शब्द कौन से होते हैं, किनका उच्चारण हम नासिका के द्वारा करते हैं, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि ड़ हो गया यहाँ पे, च, छ, ज, झ, इयाँ, क, ख, ग, घ, अड़, अड़ हो गया। अब च, छ, ज, झ, इयाँ, इयाँ हो गया यहाँ पे, ड़ हो गया, नौ हो गया, मौ हो गया। इसको किसको करें? नासिका के द्वारा इनको निकाला जाता है। इनका प्रोनाउंसिएशन नाक के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए, इससे आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या चीज़? कंठ के द्वारा आपने देख लिया, क, ख, ग, घ, इयाँ, क, ख, ग, घ, अंग। अब च, छ, ज, झ, इयाँ क्या है? तालु के द्वारा। ट, ठ, ड, ढ, अड़ मूर्धा के द्वारा। अभी हम इसको देखेंगे, फिर पिक्चर के द्वारा देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। अब दंत के द्वारा, त, थ, द, ध, न दंत। आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो लिख देते हैं, लेकिन हम एग्जाम में खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अब याद रखिए, जहाँ भी दो आएगा सब, वो त, थ, द, ध, न मतलब दो वाले कैटेगरी में ही रहेगा, दंत दो। और क जो रहेगा वो क वाले ही कैटेगरी में रहेगा। ये दो आप छांट लिए तो दो आसानी से छांट पाएंगे। फ, प, फ, ब, भ, म ये होस्ट, होठ जो होते हैं सबसे बाहर हैं तो सबसे लास्ट में होठ आएंगे, होस्ट। तो आप ये याद रखिएगा। इस तरीके से बचा एक हमारे पास तालु। तो तालु आप याद रखिए, चौ, छ, ज, झ, इयाँ, चौ, छ, ज, झ, इयाँ। अब कोई और ट्रिक आपको सूझ रहा हो तो कर सकते हैं उस तरीके से, लेकिन ये लास्ट में ही बचा अब हमारे पास। जैसे कि होस्ट सबसे लास्ट में, होठ ये सबसे लास्ट में हम इसको रखें। प, फ, ब, भ, म ये सबसे लास्ट में। ये क्या है? होठों से द्वारा निकलने वाले शब्द हैं। हम इनको जब प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट में तो हम वहाँ और बढ़िया से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप रट सकते हैं, रट लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। हम जब टेस्ट में देखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अब आपसे पूछा था घोष शब्द, अघोष। आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे मैं याद करूं, घोष और अघोष को। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग जब भी आप देखेंगे तो पहला शब्द क, ख, ग, घ में
क ख ग मतलब वर्णमाला में अब हमने देखा था स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन में जो पहला और दूसरा शब्द शुरुआत के आते हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरा चौथा होंगे, यहाँ पे पहला और दूसरा क्या है, पहले दूसरे शब्द अघोष हैं। फिर जैसे हम बात करेंगे तीसरा चौथा और पांचवा, ये क्या है, घोष शब्द है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क ख जो है वो अघोष शब्द है, लेकिन जैसे ही आप करेंगे ग घ अंग, ये क्या हो गया, घोष शब्द। फिर चौ छ अघोष हो गया, ज झ इयाँ, ज झ इयाँ 3 हो गए। तो मतलब तीसरा चौथा पाँचवा ये क्या हो गया, घोष शब्द हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ट ठ क्या हो गया, अघोष है। अब ड़ ढ ड़, ट ठ ड ढ ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। सीक्वेंस ना पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इनका। ये क्या है, घोष हैं। तो थ की बात करेंगे अघोष है। फिर द ध न, ये क्या है, घोष है। फिर प फ की बात कर लेंगे तो अघोष है। ब भ म, ये क्या है, घोष है। आप इस तरीके से भी याद करिएगा, आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर। आप हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे घोष और अघोष शब्द पूछे जाएंगे आपसे। आप इस तरीके से उसको एलिमिनेट करने का प्रयास करिए। कैसे करना है हमें, जो पहले शब्द और दूसरे ये क्या है, अघोष हैं, और तीसरे चौथे पाँचवें, तीसरे चौथे पाँचवें मतलब उसमें 3 हैं, वो घोष शब्द हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे अब अगला देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बताइए। अंतस्थ व्यंजन आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो, अंतस्थ व्यंजन तो ये होते हैं य र ल व। अंतस्थ व्यंजन जो स्वतंत्र रूप से निकले, इंडिपेंडेंट रूप से निकले, उनको मतलब उनमें किसी तरह का बाधा ना आए। य बोले तो कहीं दांत और टकराया, कहीं भी नहीं टकराया, स्वतंत्र रूप से निकले, उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। एकदम मतलब कहते हैं ना कि दिल की बात निकाल दो, एकदम अंदर की बात निकालो, एकदम बढ़िया से खुल के बोलो। तो क्या होता है, वो कहना चाहता है सामने वाला आपसे कि स्वतंत्र रूप से बोलो, बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से बोलो, तो अंतस्थ व्यंजन यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, स्वर और व्यंजन के बीच के शब्द होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन। इसमें देखिए य, ये तालु से निकलता है य। और र बात करें तो र, ये दंत मूलक होता है। और फिर यहाँ पर लौ देखें, ये भी क्या होता है, दंत मूलक होता है। ये मसूड़े या मसूड़े से निकलने वाले शब्द होते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। ये चीज़ आप बस याद रखिएगा। वत्सर्य व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, मसूड़ों से निकलने वाले व्यंजन, उनको हम कहते हैं क्या, य और लौ में समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या था, जो स्वतंत्र रूप से निकलता है, बिना किसी बाधा के निकलता है, उसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसमें हम वो देख लेते हैं, दंत और ओष्ठ के दोनों के बीच से निकलते हैं, दंतोष्ठ इसको कहते हैं। दांत दांतों के और होठों के बीच से निकलने वाले को वो कहते हैं। अब वो बोलिएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन सच तो ये है, कितना भी मैं ऐसे सिखा लूँ, बिना प्रैक्टिस के नहीं आते हैं एग्जाम में, भूल जाते हैं, एक दिन में याद ना होते हैं ये सब। अब उष्ण व्यंजन की बात कर ले, संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन की बात कर लेते हैं। जो प्राणवायु हैं वो रगड़ती हुए बाहर आए, उष्ण व्यंजन। जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से ऊष्मा निकलेगी, ऐसे शब्द बोलेंगे। तो जैसे कि 100, आप मुंह के सामने हाथ लगा के 100 बोलिए तो आपके मुंह से ऊष्मा निकल रही होगी, उसको तालु व्यंजन कहते हैं। 100 हमेशा तालु से निकलता है और इसमें से ऊष्मा काफ़ी भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में निकलती है बाहर। अब ये वाला 100, इसमें भी यहाँ पे मूर्धा से निकलता है। अभी हम इन सबको पिक्चर में देखेंगे, समझ में आएगा आपको। 100 ये वाला बड़ा वाला 100 हमने देखा था कि यहाँ इसको क्या है, तद्भव शब्द हो जाता है। 100 जहाँ पे रहता है, ये शब्द और ये दोनों जहाँ भी रहेंगे वो तत्सम शब्द होते हैं, याद करते चलिए उनको भी। फिर ह की बात कर लें, ह क्या होता है बताइए। जहाँ भी ह रहेगा, स्वर यंत्र से निकलता है या कंठ से निकलने वाले शब्द को कहते हैं ह कहते हैं। हमारे कंठ मतलब जो होता है वहाँ से निकलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर मतलब वो अक्षर या शब्द वो जो मतलब 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे छतरी वाला छ देख सकते हैं, क और स से मिलके बना हुआ है ये। त्र, त और र, ये तो बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। त्र जो है वो 2 शब्दों से, त और र से मिलके बना हुआ है। ज्ञ, ज और अ से मिलके बना हुआ है। झ और व, जो देखे थे ना आप, वो वाला है यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा च छ ज झ, इयाँ इयाँ हमने देखा था ना, वो वाला है यहाँ पे, ज और अ। तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर अगला देखें हम, तो श्री हो गया, स और र, स्र, स्र, स और र, स्र हो गया। ये क्या है, संयुक्ताक्षर। मतलब ये 2 शब्दों से जुड़ के बनने वाले शब्द होते हैं संयुक्ताक्षर। चलिए अगला हम देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं बताइए। इनमें 2 गुण आते हैं। कैसे किस तरह के 2 गुण आते हैं बताइए। एक तो देखिए यहाँ पे जब इस तरीके से रहेगा तो ड पढ़ेंगे इसको, डगर, ठीक ना। अब यहाँ पे ढ हो गया, ढक्कन, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ड, ये भी ढ है। दोनों में क्या डिफरेंट है, जब यहाँ पे बिंदी दोनों में, ये वाला ड और ये वाला ड, इन दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है आपको, इन दोनों में क्या डिफरेंट दिख रहा है। जब केवल बिंदी का डिफरेंट है, डगर। अब जैसे ही सड़क और डगर में क्या डिफरेंस, सड़क लिखेंगे तो सड़क में अगर नीचे बिंदी नहीं लगा रहे हैं आप तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे बिंदी लगाएंगे तो सही हो जाएगा सड़क। हम लोगों में वर्तनी शब्द, वर्तनी की शब्द है, हम वर्तनी वाला जब शब्द देखेंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को समझेंगे
कि द्विगुण व्यंजन में कैसे हम पहचाने कि सही लिखा है गलत लिखा है, तो हम वहीं पे प्रैक्टिस के माध्यम से समझ लेंगे। बस इतना समझिए, द्विगुण व्यंजन वो होते हैं जिनके दो दो गुण होते हैं, थोड़ी सी भी डिफरेंट होगी, मतलब बिंदी लगा दें तो उसका मात्रा पूरा शब्द ही डिफरेंट हो जाएगा, बिंदी हटा लिए तो शब्द अलग हो जाएगा। इस तरीके से दो दो गुण व्यक्त करते हैं, उनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, 4 ही हैं, अब ये देख सकते हैं। वो चारों कौन कौन से हैं, अब देखेंगे क ख ग घ अंग हमने देखा था, तो यहाँ पे जैसे बिंदी लगाते तो ड हो जाएगा, वो ड़ हो जाएगा, ट ठ ढ ढ हो जाएगा। चलिए ये चारों का अब याद रख लीजिए तो बढ़िया रहेगा। अभी हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, तत्सम तद्भव देख लिया, वर्णमाला देख लिया। अब तैयार रहिएगा आज के प्रैक्टिस के लिए। हिंदी में हम 60 क्वेश्चन देखेंगे 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में से थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में टाइम लगते हैं, तो हम 1 घंटे में, आप प्रयास करिएगा 1 घंटे में कर लें उसको, ठीक। और जीएस का हम शुरू करेंगे 12 बजे से, 12 बजे से 2 बजे तक आज प्रैक्टिस करेंगे जीएस का, तो उस सेट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। चलिए सेट देखने के लिए धन्यवाद।